हॉस्पिटल लाने से पहले इनकी डेथ हो चुकी थी। डेथ का कोई रीजन? डिटेल एग्जामिन के बिना कुछ कहा नहीं जा सकता है। नाक से ब्लड आया है और गर्दन के ऊपर भी काफी निशान है। आप में से सबसे पहले बॉडी को किसने देखा? हमने देखा था साहब। आज दोपहर में 3 बजे बाबा को उठाने गए तो बाबा 3 बज गया बाबा। बाबा बाबा प्राजक्ता बिटिया, क्या हुआ एकनाथ? बाबा उठ नहीं रहे हैं, चाय नहीं पी है, 3 बज गए। चलो आओ देखते हैं। ये देखिए अभी तक सो रहा है ये। अजिंक्य उठो। अजिंक्य, अजिंक्य। आप दोनों के अलावा उस समय घर में और कौन था? घर में एक नौकर और था, राजू। या क्या फालतू सवाल पूछ रहे? जब आपकी आंखों के सामने ये लड़की बैठी है जिसने मेरे बेटे को मार डाला, उसके बावजूद आप इतने विश्वास से कैसे कह सकती हैं कि इन्होंने मारा है? ये चुड़ैल, आप इसकी भोली भाली सूरत में मत जाइए। इसकी वजह से एक माँ को अपने बेटे से दूर होना पड़ा। इसकी वजह से मैं बगल वाले घर में रहती हूँ। इसने माँ बेटे को दूर कर दिया, इसकी वजह से सब हो गया है। आप अपने बेटे के साथ नहीं रहती, उसके बगल वाले घर में रहती हैं। अच्छा, आपने आखिरी बार अपने बेटे को कब देखा था? कल। आज सुबह भी मैं घर गई थी। मैं चाह रही थी कि मैं उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेके चलूं। हॉस्पिटल? क्यों? डायबिटीज के कारण मेरे पाँव में स्वेलिंग था। मैं चाह रही थी कि मैं अपने बेटे के साथ हॉस्पिटल जाऊं। मैं उसके लिए उसे पूछने के लिए उसके घर गई तो एकनाथ ने बताया कि वो सोया है। फिर मैं खुद अकेली आ गई हॉस्पिटल। जब आप अपने बेटे के घर गई थी तो आपकी बहू प्राजक्ता भी वहीं थी? मुझे नहीं पता, मैंने पूछना जरूरी नहीं समझा। और जब यहाँ आई तो मुझे पता चला कि मेरे बेटे को वही यहीं ला रहे। इस टाइम से मुझे पता चला सर मेरा बेटा मर गया। लेकिन सर मेरा बेटा मरा नहीं। इस नाई ने उसे मार डाला सर। ये चुड़ैल मारा। आप शांत हो जाइए प्लीज। सिस्टर को लेके रिलैक्स। यादव जी, सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजिए और अपनी फॉरेंसिक टीम को लेकर अजिंक्य के घर पे जाइए। घर की अच्छे से तलाशी लीजिए और खासकर उस जगह की जहां पे अजिंक्य की लाश मिली। ठीक है सर। और आप स्टेटमेंट के लिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन आइए। जी। ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लो और ये चादर को भी फॉरेंसिक के लिए भेज दो। का सामान कहाँ है? साहब उनके कपड़े उस कमरे में है, वो उस बेडरूम में रहती है ना। वो वहाँ रहती है? हाँ साहब, जब से प्राजक्ता बिटिया ब्याह के आई है तब से दोनों अलग बेडरूम में रहते हैं। हमने कभी दोनों को एक कमरे में साथ रहते नहीं देखा। दोनों हस्बैंड वाइफ एक ही घर में रहते हुए अलग अलग बेडरूम में सोते थे, ऐसा क्या? कहा जाने साहब, हमने तो बस इतना देखा कि प्राजक्ता बिटिया अलग कमरे का खूब फायदा ले रही। फायदा उठा रही थी? मतलब ये कि हम एक दिन किसी काम से राजू को ढूंढ रहे थे।
तो हमने देखा कि राजू साहब हम तो रसोइये, खाना बनाना और परोसना हमारा काम है। ज़्यादातर हम किचन में ही रहते हैं। अब घर में क्या होता है क्या चलता है हमको नहीं पता साहब। जो दिखाई भी देता है और सुनाई भी पड़ता है। तो घर में क्या हो रहा है ये तो दिखाई दिया होगा, सुनाई दिया होगा कुछ। या खाना बनाने के अलावा प्राजक्ता मैडम के पैरों की मालिश से फुर्सत नहीं मिलती? ऐसी बात नहीं है साहब। हाँ, हमने 1-2 बार पैर जरूर दबाए थे जब उनकी तबीयत खराब थी। ये लीजिए मेम साहब पानी। आज मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं राजू। मैं दबा दूँ? नहीं ठीक है, मैंने दवाई खाई है, ठीक हो जाएगा। मेम साहब गोली असर करने में बहुत वक्त लग जाएगा। आप रुको यहीं पे, मैं तेल लेके आता हूँ, दबा देता हूँ। बहुत भली मेम साहब है साहब, हमको दया आ गई। ऐसी कोई बात नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। अजिंक्य के बाबा पे हमको बहुत दुख हुआ। कितना मेहनत की अपने बाप से नाम के लिए, और जब से ये औरत आई है उनका पूरा जीवन बर्बाद। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मालकिन का अपने नौकर से अफेयर था? हाँ तो, और ये तो एक बात है साहब, और उनका इरादा सुनेंगे तो आपका सर घूम जाएगा। नेता बनना चाहते हैं। जब से आई थी घर में धूम मचा के रखा था। बड़ी मालकिन से तो ऐसे बात करती थी, उन पे ऐसे गुर्राती थी जैसे कोई नौकर को हड़का रहे। You know what? मैं आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ तो आप मुझे तो मत सिखाइए कि क्या सही है क्या गलत। समझा ना आपको? Stay away. बड़ी मालकिन अपना इज्जत बचाने के लिए साथ वाले छोटे घर में रहने चली गई। बाबा पहले से ही शराब पीते थे। बड़ी मालकिन के चले जाने के बाद दिन रात शराब पीने लगे। दोनों में खूब झगड़ा होने लगा। पूरा घर कुरुक्षेत्र बन गया। बाबा इस बात के लिए इतना टेंशन लिए कि 2 बार तो उनका बाईपास सर्जरी हो गई, और डॉक्टर ने तो दारू पीने के लिए सख्त मना किया था, पर बाबा किसी की नहीं सुनते थे। आपने अजिंक्य को आखिरी बार जिंदा कब देखा था? कल शाम को जब लखनऊ कैंट से लौटे थे। लखनऊ कैंट क्यों गए थे? उनके क्षेत्र में पार्टी मीटिंग थी, इसीलिए गए थे। अब बड़ी मालकिन भी उनके साथ थी, और तब भी प्राजक्ता बिटिया का और बाबा का फोन पे खूब झगड़ा हुआ था। झगड़ा किस बात पे हुआ था? ये तो हमको नहीं पता साहब, क्योंकि कमरा तो बंद था। बिटिया चिल्ला चिल्ला के उनसे बात कर रही थी, तो बाबा का नाम ले रही थी, इसलिए हम इतना ही समझ पाए। और जब वो घर आए, अरे कम से कम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो संभल के रहो। जनता पर क्या असर जाएगा कि उनका नेता 24 घंटे शराब में धोत रहता है? वो मैं मेरे पीने से प्रॉब्लम है ना, वो मैं और पीऊंगा। एक नाथ टेबल लगाओ, अभी हम और पिएंगे। फिर वो देर तक शराब पीते रहे। रात के 10 बजे के आसपास हमने खाना लगाया, वो खाना खाए और सोने चले गए। हमने भी सब समेट के रख दिया और हम भी सोने चले गए। दूसरे दिन उठे, पापा रोज 1-1:30 बजे तक उठ जाते थे। 3 बज गए तो उठे नहीं थे। सुनीता जी, इनसे सबकी डिटेल्स ले लो, जाइए। थैंक यू। लो यादव जी। थैंक यू सर। यादव जी, ये सबसे पहले ना हमें इस केस के लिए ये मिश्रा फैमिली है, इसकी इंटरनल प्रॉब्लम को फिगर आउट करना पड़ेगा, और उसके लिए प्राजक्ता को काउंटर करना बहुत ज़रूरी है। राइट सर। वैसे वो रोहिणी और एकनाथ भी प्राजक्ता के बारे में ही बोल रहे थे, और सर रोहिणी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि प्राजक्ता ही मर्डरर है। उसके कहने से क्या होता है? हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी तो देखना है, और उसके लिए सबसे पहले हम कल सुबह प्राजक्ता से बात करेंगे। वैसे तो आपकी और अजिंक्य की पूरी शादी मीडिया ने कवर की थी, पर हमें उससे पहले से जानना है कि आप अजिंक्य से कब और कैसे मिले। हमारी मुलाकात 3 साल पहले मैट्रिमोनी साइट में हुई थी। उस वक्त मैं एनजीओ में काम करती थी। घर वालों की तरफ से शादी का प्रेशर था, इसलिए मैट्रिमोनी साइट में अकाउंट खोला था। वहीं मुझे अजिंक्य मिले थे। फिर मैंने अजिंक्य को कांटेक्ट किया और कुछ मुलाकात में ही हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर हमने डिसाइड किया कि शादी से पहले हमें कुछ वक्त लिव इन में बिताना चाहिए ताकि एक दूसरे को समझ सके
और ये जानना भी ज़रूरी था कि हम शादी के बाद पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं या नहीं। 1 साल लिव इन में बहुत अच्छे से गया और उसके बाद हमने शादी कर ली। जब हम लिव इन में थे तब अजिंक्य ड्रिंक करते थे और ओकेशनली करते थे, पर शादी के बाद पता नहीं क्या हुआ उन्हें जो 24 घंटा शराब में धुत रहते थे। इस वजह से हमारे झगड़े भी होते थे, लेकिन हमारे झगड़े का कारण सिर्फ शराब नहीं थी। मतलब मिश्रा फैमिली का पास्ट, स्पेशली अजिंक्य का, जो बार बार हमारे रास्ते की दीवार बन रहा था। कैसा पास्ट? मीनल शर्मा, वो हमारी शादी के सख्त खिलाफ थी। उन्हें कन्विंस करने के लिए मैं उनके घर तक गई थी। अरे प्राजक्ता, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुमसे नाराज होंगी? बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि अजिंक्य तुमसे शादी कर रहे हैं। मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी। लेकिन फिर भी वो हमारी शादी में नहीं आई। वो आपकी शादी के खिलाफ क्यों थी? इंस्पेक्टर, कहने को तो मीनल अजिंक्य की दूर की भाभी है, लेकिन कोई भी उन्हें देखकर बोल सकता था कि वो लवर्स हैं। अजिंक्य अपना अधिकतर वक्त उसके साथ बिताते थे, घंटों उससे बात करते थे। फिर एक दिन मैंने उन्हें टोका तो वो बोले कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मुझे मेरी अपनी भाभी से मिलने और उससे बात करने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम कहीं वो टिपिकल बीवी की तरह मेरी लाइफ को कंट्रोल तो नहीं करना चाहती? फिर कुछ दिन बाद मैं मैके चली गई और एक दिन अचानक बिना बताए आ गई। फिर मैंने अजिंक्य से इस बारे में बात करी और उसने कन्फेस किया कि उसका और मीनल का अफेयर चल रहा है। लेकिन उसने मुझे ये भी कहा कि अब वो उससे ब्रेकअप कर लेगा और धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर देगा। धीरे धीरे सब ठीक हो रहा था, लेकिन शादी के बाद भी हम फिजिकल नहीं थे। यहाँ तक कि उसने मुझे छुआ तक नहीं था, जबकि लिव इन में ऐसा नहीं था। मुझे लगा कि मुझे ही कोई पहल करनी चाहिए, इसलिए उस रात को मैं कभी मेरे पास आने का इनिशिएटिव नहीं लिया। यहाँ तक कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं था जो एक पति पत्नी के बीच में होना चाहिए। अच्छा, क्या आपके और अजिंक्य के बेडरूम मीनल की वजह से अलग अलग थे? नहीं, जब हम लिव इन में थे तब भी अलग अलग कमरों में रहते थे। इसलिए हमने डिसाइड कर रखा था कि शादी के बाद भी हम एक दूसरे को प्राइवेसी देंगे और अलग अलग कमरों में ही रहेंगे। आपसे बात होने के बाद अजिंक्य ने मीनल से ब्रेकअप कर लिया था? नहीं, झूठ बोल रहे थे वो मुझसे। हमेशा मुझे बेवकूफ बनाते रहे। ये तो मुझे कल पता चला जब वो लखनऊ कैंट से वापस आ रहे थे, क्योंकि मैंने उन्हें वीडियो कॉल किया था ये पूछने के लिए कि डिनर में क्या खाएंगे। तुम जो खिलाओगी वो खा लेंगे। क्या बात है, आज तो तुम्हारा मूड बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों, होना नहीं चाहिए क्या? होना चाहिए। अरे आराम से चलाओ ना। ओह, तो अब समझ में आया कि तुम्हारे अच्छे मूड का रीजन क्या था। तुम्हारी पूजनीय भाभी जी जो तुम्हारे साथ है। हाँ तो तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे इस तरह से जवाब देते हुए? मुझे तुमसे कैसे बात करनी है ये बात मुझे मत सिखाओ, समझी तुम? फोन पर मीनल की वजह से हमारा बहुत झगड़ा हुआ। मैंने तो ये भी सुना था कि मीनल का जो 6 साल का बच्चा है नीलेश, वो भी अजिंक्य की औलाद है। मीनल के पति सुबोध को शायद इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मुझे थी। इसलिए उस रात जब अजिंक्य शराब के नशे में धुत आए और तुमने जिस चीज के लिए अपने पिताजी से लड़ाई करी, आज खुद भी वही कर रहे हो। क्या सीखा उनसे कि शादी के अलावा नाजायज बच्चे कैसे पैदा करते हैं? क्या बकवास कर रही है? तुझे मेरी नहीं दूसरों की बात पर भरोसा है? मतलब नीलेश तुम्हारा बेटा नहीं है? हाँ, वो मेरी औलाद है और वो शादी के बाद नहीं, शादी से पहले की है। तुझे सच सुनने का बहुत शौक है ना, तो और सुन। मैं शादी के बाद एक नहीं, हजारों औरतों के साथ सोया और आगे भी सोऊंगा, समझी? मतलब जब आपको ये पता चला कि अजिंक्य अभी तक आपको धोखा दे रहा है, तो आपने गुस्से में आकर उसका मर्डर कर दिया? क्या सर, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं अपने पति का मर्डर करूंगी? इनफैक्ट उस रात को झगड़े के बाद मैं इतनी अपसेट थी कि मैं डायरेक्ट रूम में सोने चली गई।
और फिर सुबह ही मैं बाहर निकली हूँ। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। सोने के लिए मैंने अपना मेडिटेशन म्यूजिक तक ऑन किया था। पूरी रात सोचती रही कि अजिंक्य ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ना उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया था, ना उनकी फैमिली ने, सिर्फ बड़े भाई साहब को छोड़कर। ये बड़े भाई साहब कौन? आदित्य मिश्रा, मेरे फादर इन लॉ की पहली वाइफ के बेटे। यादव जी, ये आदित्य मिश्रा की डिटेल्स ले लो। अच्छा, जिस रात अजिंक्य साहब की मौत हुई उस रात तुमने उन्हें देखा था? नहीं साहब, उनका खाना हम नहीं, हमेशा एकनाथ जी परोसते हैं। एकनाथ जी ने बोला कि वो देख लेंगे, हम जा सकते हैं। इसलिए किचन समेट के हम सर्वेंट क्वार्टर की तरफ सोने के लिए जा रहे थे, तभी गांव से जोरू का फ़ोन आया। कमरे में सिग्नल नहीं आता सर, तो इसलिए बंगले के बाहर बात करने के लिए चले गए। तो वहीं आदित्य साहब को आते हुए मैंने देखा था। ये आदित्य कितने बजे आए थे? 11 बजे के आसपास आया हूँ मैं सर। और वापस कितने बजे गए? वही आधे घंटे के बाद 11:30 बजे के आसपास। यकीन से कह सकते हो कि वो हड़बड़ी में निकले थे, मतलब जल्दबाजी में थे? हाँ साहब, वो एकदम हड़बड़ी में थे और तेज़ी से निकल गए। अच्छा, उस रात वो अजिंक्य से मिले थे? कुछ झगड़ा वगैरह हुआ था आपस में दोनों का? साहब, हम बाहर हेडफोन लगा के अपनी जोरू से बात कर रहे थे, इसलिए अंदर का कुछ सुना नहीं। और अजिंक्य बाबा से तो हम कोसों दूर रहते थे साहब। वो बहुत बकलोल आदमी थे। उनकी माताजी भी उनके पीने और बुरी आदतों से परेशान रहती थी। हम एक दिन अपने कानों से सुने थे, वो बोल रही थी कि उसको भगवान उठा ले तो सुकून मिले। यादव जी सर, इसकी डिटेल्स ले लो। और ये आदित्य को पुलिस स्टेशन बुलाओ पूछताछ के लिए। ठीक है सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? कल तक आ जाएगी सर। रिपोर्ट के हिसाब से अजिंक्य की मौत 6 तारीख को 11 से 12 के बीच में हुई है। हाँ सर, और बॉडी को सबसे पहले एकनाथ ने देखा था दोपहर 3 बजे के आसपास। ऑलमोस्ट 15 घंटे बाद। ब्लड में अल्कोहल की भारी मात्रा भी है, गले पे खरोंच के निशान भी। सर, हो सकता है कि पहले उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की गई हो, दोनों के बीच स्ट्रगल हुआ हो और इसी वजह से किलर के नाखूनों में विक्टिम की स्किन फंस गई हो। हाँ, लेकिन इस बिना पे किलर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। ऑलमोस्ट 2 दिन हो गए। खैर, इस पीएम रिपोर्ट से एक बात तो साफ है कि ये मौत एक्सीडेंटल नहीं है, उसका मर्डर ही हुआ है। उस बाल का क्या हुआ जो अजिंक्य के बेड पे मिला था? सर, फॉरेंसिक टीम के मुताबिक वो बाल अजिंक्य का ही है। अब तक की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से परिवार के सभी लोगों के पास अजिंक्य के मर्डर का मोटिव तो था, इसलिए सब पे नजर रखनी पड़ेगी। एक काम करो, पूरी फैमिली के सीडीआर रिपोर्ट निकालो और नौकरों की भी। ठीक है सर। सर, आदित्य मिश्रा 6 तारीख से लापता है और उसका फोन भी नॉट रीचेबल है। ये राजू ने बयान दिया था कि आदित्य मिश्रा अजिंक्य के घर में रात को 11 बजे घुसा था और 11:30 बजे बाहर निकल गया था। और अजिंक्य का मर्डर भी 11 से 12 के बीच में हुआ है। कहीं ये आदित्य मिश्रा ही तो उसका मर्डर करके नहीं निकल गया? गायब भी है। सुनीता जी, इस आदित्य मिश्रा के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन निकलवाओ। सर, अजिंक्य मिश्रा मर्डर केस में पुलिस के हाथों अब तक कोई सबूत नहीं लगा। अजिंक्य मिश्रा यशवंत मिश्रा के बेटे थे, जिन्होंने जीते जी अपने पिता का नाम पाने के लिए संघर्ष किया। पूरे देश की नजर इस केस पर है। क्या अजिंक्य मिश्रा को इंसाफ मिलेगा या नहीं? प्रेस वालों को क्या लगता है कि आज क्राइम हुआ और कल सॉल्व हो जाएगा? यादव जी, ये प्राजक्ता पर एकनाथ और रोहिणी दोनों ने शक जाहिर किया है, लेकिन इस घर के कुक राजू ने रोहिणी पर भी शक जाहिर किया है कि उसका इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। ये प्राजक्ता से तो हम मिल लिए हैं, यार इस रोहिणी से भी पूछताछ करते हैं। प्राजक्ता बहुत ही कमीनी और चालाक औरत है। सबसे पहले तो उसने मेरे बेटे से बात की कि वो उसे पार्टी से इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दिलवाए। जब बेटे ने मना कर दिया तो इस लड़की ने पता है क्या किया, ये सीधा जाके हमारे पार्टी के सीनियर से मिल गई। जाहिर सी बात है, सीनियर ने उसकी शिकायत की अजिंक्य से। बहुत झगड़ा हुआ दोनों का और प्राजक्ता ने उसे माफी मांगने के बजाय ये लड़की हमारे अपोजिट पार्टी से शामिल हो गई। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था और आज फिर वही बात कर रही हूँ।
आप सीधा जाके प्राजक्ता को अरेस्ट कीजिए, समझे आप? उसने मेरे बेटे को मारा है। उसने मारा है या आपने? क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे बेटा था वो मेरा। हाँ वही बेटा जिसकी शराबखोरी, अलग अलग औरतों के साथ नाजायज संबंधों, पार्टी में उसकी इमेज खराब और टिकट ना मिल पाने के कारण आप परेशान थी, उसी बेटे की बात कर रहा हूँ। हाँ थी, मैं परेशान थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने ही बेटे का मर्डर कर दूं। 6 तारीख की शाम से रात तक आप कहाँ थी? 6 को मैं अपने बेटे के साथ लखनऊ कैंट से वापस आ रही थी। हमारे पार्टी की एक मीटिंग थी। रास्ते में मेरे बेटे को प्राजक्ता का फोन आया। पता नहीं क्या बात थी, लेकिन उन दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। बहुत गुस्से में था अजिंक्य तक। फिर उसने मुझे घर ड्रॉप कर दिया और वो चला गया। प्राजक्ता ने इसलिए झगड़ा किया क्योंकि मीनल आप लोगों के साथ थी। हाँ तो फर्क क्या पड़ता है उससे? ये प्राजक्ता है ना, उसे पहले से पता था कि अजिंक्य अपने भाभी को बहुत मानता है, उनको आदर देता है, सम्मान देता है। अब अगर किसी की दिमाग में गन घुसी हो ना, तो उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन प्राजक्ता का कहना तो यह है कि उसने अजिंक्य और मीनल को एक साथ बेड पर देखा था और अजिंक्य ने एडमिट भी किया है कि नीलेश उसका और मीनल का बेटा है। छी 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 छी, मरे हुए इंसान के बारे में इतना गंदा कैसे कोई बोल सकता है भला? और आप भी इंस्पेक्टर, उसकी ये सब बेतों की बातों पे आप भरोसा कर रहे हैं? देखिए मैडम, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, 6 तारीख को आप लोग जब लखनऊ कैंट से लौटे तो पहले आपने मीनल को काकोरी नगर छोड़ा, उसके बाद आप लोग घर आ गए, है ना? जी नहीं, उस रात मीनल यहीं रुकी थी मेरे साथ मेरे घर पे। दूसरे दिन सुबह वो काकोरी नगर के लिए चली गई। वो बेचारी तो मेरी तरह सदमे में है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अजिंक्य अब हमारे बीच में नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप इन सब फालतू बातों में वक्त बर्बाद करने के बजाय आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? आप जाकर प्राजक्ता को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें आपकी बातों को फॉलो नहीं करना है, लॉ को फॉलो करना है। और जरूरत पड़ी तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी। हाँ सुनो, अभी पुलिस आई थी पूछताछ करने। तुमसे भी पूछताछ करेंगे। संभाल के रहना, संभाल के जवाब देना। और हाँ, उस रात के बारे में कुछ मत कहना। यादव जी सर, ये रोहिणी बार बार प्राजक्ता को ब्लेम कर रही है, इसका कोई तो रीजन होगा। कुछ तो है जो इस फैमिली में चल रहा है। इस रोहिणी की स्टोरी को भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा। और ये अजिंक्य की भाभी मीनल, इससे भी मिलते हैं, पता तो चले कि ये प्राजक्ता झूठ बोल रही है सच। प्राजक्ता इतनी कमीनी है कि उसे अच्छी तरीके से मालूम था कि अजिंक्य मेरे भाई जैसा था। फिर भी उसने मुझे और अजिंक्य को बदनाम करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी और उसका साथ दिया उस आदित्य ने, क्योंकि उसे अचानक से आया ये नया भाई बर्दाश्त नहीं हो रहा था ना, जो उसकी प्रॉपर्टी में आधे का हिस्सेदार बन गया था। नीलेश अजिंक्य का बेटा है, ये अफवाह भी उसी ने फैलाई थी। इससे मेरी शादी तो टूटने के कगार पर थी ही, अजिंक्य के घर की शांति भी चली गई। लेकिन आदित्य ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो अजिंक्य का पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर देना चाहता था। एक बात बताइए, 6 तारीख को आप अजिंक्य के साथ लखनऊ कैंट क्यों गई? क्योंकि वो चाहता था कि मैं उसके साथ जाऊं। मेरे साथ वो रिलैक्स फील करता था और उसका असर भी हुआ। उस दिन जिस मीटिंग में हम गए थे वो मीटिंग बहुत अच्छी हुई, लेकिन उस प्राजक्ता ने कॉल करके और लड़ाई करके अजिंक्य का पूरा मूड बर्बाद कर दिया। अच्छा, अजिंक्य ने आपको रोहिणी जी को ड्रॉप किया, उसके बाद आप अजिंक्य से मिली थी? नहीं, रोहिणी जी और मैं जब घर पहुंचे तो उसके बाद हमने खाना खाया और मैं वहीं सो गई। फिर अगले दिन सुबह उठी और कैब लेकर सीधा यहाँ काकोरी नगर अपने घर आ गई। सर, अजिंक्य की मौत में प्राजक्ता का ही हाथ है। वो और उसकी तांत्रिक माँ ने मिलके ही अजिंक्य की जान ली है। मतलब ये कि उसकी माँ जादू टोना करती है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ,
ये मैं एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। जब प्राजक्ता ने मेरे और अजिंक्य के बारे में अपनी माँ के आगे बकवास की तो वो यहाँ मेरे घर मुझसे लड़ने के लिए आई थी। दूर रहना अजिंक्य से। अगर तूने मेरी बेटी का घर तोड़ा तो मैं तुम्हारी गृहस्थी भी बसने नहीं दूंगी। ये देख रही हूं, इसमें तुम्हारी जान बसी है। इसमें मेरी जान है। आज मुझे समझ में आया कि तुम्हारी बेटी का जो पागलपन है ना, वो कहाँ से आया है। अपने ये पत्थर लो और निकलो यहाँ से, वरना धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी, समझी? उसका मजाक उड़ाना मुझे बहुत भारी पड़ा। रात तक नीलेश को हाई फीवर हो गया था। सारे ट्रीटमेंट कराए, दवाइयाँ बदली, डॉक्टर बदले, लेकिन फीवर जा ही नहीं रहा था। मेरा बच्चा दिन पर दिन कमज़ोर हुए चला जा रहा था। सर, वैसे तो मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करती हूँ। फिर एक दिन मुझे याद आया कि तेजस्विनी ने मुझसे कहा था कि मेरी जान उसके हाथों में है, और मेरी जान तो भी कह दिया कि उसके ऊपर जादू टोना हुआ है। उसने मेरे घर में एक यंत्र ढूंढा जो तेजस्विनी यहाँ छोड़ के गई थी। मैंने फौरन उस यंत्र को जला दिया और पीछे गार्डन में जाके उसे गाड़ दिया। सर, आप चाहें तो मैं आपको वो यंत्र दिखा सकती हूँ। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी उसके बाद तो आपका बेटा ठीक हो गया होगा, है ना? सर, आपको विश्वास करना है तो कीजिए और नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन मैं आपको वही बता रही हूँ जो सच है। वो बच्चेलन औरत झूठ बोल रही है सर। पति तो उसका सिर्फ नाम का है, सारे सुख तो उसे अजिंक्य दे रहा है, बिस्तर से लेकर औलाद तक। सच बोलेगी तो फंस जाएगी, इसीलिए झूठ बोल रही है। प्राजक्ता ने भी मुझे बताया था कि उसने खुद उन दोनों को हम बिस्तर होते हुए देखा है, और अजिंक्य ने यह भी मान लिया था कि नीलेश उसी का बेटा है। मीनली क्यों? आपकी बेटी भी तो झूठ बोल सकती है। सब हाथ धोकर मेरी बेटी के पीछे पड़े हैं। दूसरे बेडरूम में क्यों सोती है, कोई और पार्टी क्यों ज्वाइन की। सच बात तो ये है कि उसके खुद के पति ने उसे कभी पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं। शादी के बाद भी उसे हमेशा इस घर से टॉर्चर ही मिला, और वो आज तक कायम है। किसी ने ये तो कभी नहीं पूछा। मीनल ने जो आपके तंत्र मंत्र के बारे में बताया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो औरत बहुत चालाक है सर। मैं क्यों उसके बच्चे पर टोना टोटका करूंगी? रोहिणी भी तो कर सकती है। रोहिणी का तो वहां अक्सर आना जाना लगा रहता है, उसके लिए वो ज्यादा आसान है। लेकिन रोहिणी ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो नहीं चाहती थी जो यशवंत मिश्रा ने किया वही अजिंक्य करे। कल को मीनल अगर नीलेश को लेकर हिस्सा मांगने आई तो हिस्सा भी गया और इज्जत भी। और हाँ, मैं कोई टोना टोटका नहीं करती सर। ईश्वर पर पूरी श्रद्धा है मेरी, और अपने अध्यात्म के ज्ञान को बढ़ाने के लिए मैं महाराज विश्वकर्मा की शरण में हूँ, ना कि कोई क्राइम करने की। परिवार के सभी लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी, ये साफ हो गया कि सभी के पास अजिंक्य मर्डर का मोटिव था। मर्डर वाली रात घर पर सिर्फ 3 लोग थे, प्राजक्ता, उनका नौकर एकनाथ और कुक राजू। राजू नया था और उसकी ड्यूटी सिर्फ किचन तक थी, इसलिए वो प्राइम सस्पेक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी हमने उसे क्लीन चिट नहीं दी थी। लेकिन एकनाथ, वो पुराना और वफादार नौकर था, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, और जिसमें से एक जिम्मेदारी सीसीटीवी फुटेज की भी थी। इसलिए हमने सोचा कहीं उसने रोहिणी या आदित्य के कहने पर ही तो अपनी वफादारी दिखाने के लिए अजिंक्य को नहीं मार दिया। और तभी हमें अजिंक्य के मेन गेट की सीसीटीवी फुटेज में कुछ पॉसिबिलिटी नजर आई। ये देखिए सर, ये रात 10:30 बजे का फुटेज है। 10:30 बजे कैमरा बंद होता है और 10:32 पे दोबारा स्टार्ट होता है। मतलब 2 मिनट के लिए कैमरा बंद था। और ये देखो, राजू फोन पे घर से बाहर निकल रहा है बात करते हुए, और ये आदित्य ये अंदर जा रहा है। क्या टाइम है? 11 बजे। आगे करो। 11:28 पे ये बाहर निकल रहा है। एक और बात सर, ये देखिए, ये रात 12:30 बजे का फुटेज है। 12:30 बजे कैमरा ऑफ होता है और 12:45 पे दोबारा ऑन होता है। दोबारा ऑफ किया गया 15 मिनट के लिए, और पहली बार 2 मिनट के लिए। ये दोनों बार सीसीटीवी किसने ऑफ किया होगा? घर में तो 3 ही लोग थे, प्राजक्ता, एकनाथ और राजू। यादव जी, हो सकता है इन्हीं कुछ मिनटों में इस केस का सॉल्यूशन छुपा हो। अब मानते हैं कि सीसीटीवी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी साहब, लेकिन हमको नहीं पता कि कैमरा ऑन ऑफ कब हुआ सर। हमने देखा नहीं, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं सर। ठीक है,
तुम्हारी बात मान लेते हैं कि तुम्हें नहीं पता चला कि सीसीटीवी कैमरा कब ऑन ऑफ हुआ, लेकिन तुम्हें यह तो अच्छी तरह पता था कि उस रात आदित्य घर आया था और आधे घंटे रुका था। ये बात पुलिस से क्यों छुपाई? और तूने अजिंक्य को अकेले मारा या आदित्य के साथ मिलकर मारा? और ये आदित्य कहाँ है? नहीं साहब, हमने किसी का मर्डर नहीं किया साहब, हम सच कह रहे हैं, हमने किसी का मर्डर नहीं किया। देख, सच सच बता दे, आदित्य वाली बात क्यों छुपाई? वरना ईमानदारी दिखाने लायक तू नहीं रहेगा। बोल। आदित्य पापा वो रात को 11 बजे आए थे सर। एकनाथ जी, मीनल को यहाँ बुलाओ अभी के अभी। अजिंक्य बाबा को बुलाने चले गए। हम जब मीनल को बुला के आए तो आदित्य बाबा बाहर आए और बोले कि अजिंक्य बाबा नशे में दूध थे, उठ नहीं रहे। इतने में मीनल आ गई तो मीनल से बोले कि अजिंक्य बाबा को उठा के ला। तभी पीछे दरवाजे से कुछ आवाज आई तो मीनल आई है यहाँ? जी वो अजिंक्य बाबा के रूम में गई। अजिंक्य ने बहुत पी ली है, वो नहीं उठ रहा है। नहीं उठ रहा है? उठाओ उसे, क्योंकि मुझे आज ये बात साफ करनी है कि नीलेश अजिंक्य का बेटा है या नहीं। उससे क्या पूछना है, मैं ही बता देती हूँ। नीलेश अजिंक्य का ही बेटा है और इस प्रॉपर्टी में बराबर का हकदार भी है, और मेरे बेटे को उसका हक लेने से कोई भी नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं, समझे? देखा आपने क्या कह रही थी वो? हाँ, जो कुछ भी आपने मेरे साथ किया है वो सब कुछ आपके साथ हो रहा है। तुम और तुम्हारा बेटा, तुम दोनों मिलके मुझे सड़क पे लाए थे ना, अब तुम्हारा नंबर है, क्योंकि ये तो दारू पीना छोड़ने वाला नहीं है और ये एक ढेला भी छोड़ने वाली नहीं है। यही है कर्मा, अब भुगतो। अरे आदित्य के जाने के बाद रोहिणी जी ने क्या किया? कुछ नहीं सर, वो भी वापस लौट गई थी सर। साहब हमने कुछ नहीं किया सर। गुप्ता जी, सर इसे लेके जाओ और इसकी खातिरदारी कर लो। हमने कुछ नहीं किया साहब। हमारी यादव जी, रोहिणी और मीनल दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाओ, और इस केस की जड़ तक पहुंचने के लिए इस आदित्य का मिलना बहुत जरूरी है। ये सच है कि मेरे बेटे नीलेश का असली फादर अजिंक्य ही है। शादीशुदा होने के बावजूद मेरा अजिंक्य के साथ अफेयर था। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी शादी किसी और के साथ हो। अजिंक्य के खाना खाने और सोने जाने वाली स्टोरी के अलावा 6 तारीख की रात को और क्या हुआ था? देखिए, एकनाथ मुझे बुलाने के लिए आया। उसने बताया कि आदित्य आया हुआ है और किसी इम्पोर्टेंट मैटर पे उसको बात करके आज ही उसे ख़त्म करना है। तो मैं पीछे के रास्ते से अजिंक्य के घर गई। आदित्य ने मुझे अजिंक्य को उठाने के लिए कहा। इतनी रात को मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी सब कुछ क्लियर हो जाए। जाओ, जाके अजिंक्य उठाओ। ठीक है। मैं अजिंक्य के रूम की तरफ जा रही थी तो प्राजक्ता के कमरे से मोटिवेशनल म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कि वो सो गई। अजिंक्य ने मुझे उसकी इस आदत के बारे में बताया था। मैं अजिंक्य के रूम में गई और उसे उठाने लगी। अजिंक्य, अजिंक्य उठो। मैं डर गई थी। मैंने आदित्य को आकर कुछ भी नहीं बताया। अजिंक्य ने बहुत पी ली है, वो नहीं उठ रहा है, क्योंकि वो इसका इल्जाम मेरे ऊपर ही लगा देता और मुझे ही फंसा देता। आप अजिंक्य के रूम में एग्जैक्ट कितने बजे गई? 11:15 बजा होगा शायद। 11:15। फिर? मैंने आदित्य और मीनल की सारी बातें सुनी। मीनल अचानक गुस्सा होकर वहां से चली गई। तभी आदित्य की नजर मुझ पे पड़ी। उसने आकर मुझे चेतावनी दी कि कैसे प्राजक्ता और मीनल दोनों मेरी जायदाद हड़पना चाहती है। फिर आपने क्या किया? कुछ नहीं। फिर मैंने रोहिणी जी को वहां आते देखा, लेकिन अनदेखा कर दिया और वहां से जाने का नाटक किया। आदित्य ने रोहिणी जी से क्या कहा मैंने ये भी सुना। आदित्य उसके बाद वहां से चला गया। रोहिणी जी एकनाथ के पास गई
और बोली, एकनाथ, देखो तुम हमारे सबसे पुराने, सबसे वफादार, इसलिए मैं अपने दिल की बात सिर्फ तुम्हें बता सकती हूँ। देखो, हम ना पहले ही अजिंक्य की वजह से हमारे परिवार पे बहुत सारी मुसीबतें आई हैं। मेरे घर को बर्बाद होने से बचा लो। तुम अजिंक्य को मार डालो, खत्म कर दो उससे। तो तुम्हारी इस कहानी के अनुसार रोहिणी एकनाथ से एक मरे हुए आदमी को मारने के लिए कह रही थी। मैं कहानी नहीं बना रही हूँ सर, मैं सच कह रही हूँ। यादव जी, अगर इस मीनल की बात माने कि उसने रोहिणी को एकनाथ से यह कहते सुना कि एकनाथ जाकर अजिंक्य को मार दे, तो ये बात सही नहीं लगती, क्योंकि जिस समय वो कह रही थी उस समय तक तो अजिंक्य मर चुका था। इसका मतलब रोहिणी या एकनाथ दोनों में से कोई मर्डर नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय तक तो अजिंक्य मर चुका था। अब घर में बचे 3 लोग, प्राजक्ता, आदित्य और खुद मीनल। सर, मिश्रा फैमिली के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। सर, बाकी सब में तो कुछ खास नहीं मिल रहा है, लेकिन सर मिश्रा हाउस के लैंडलाइन से रात को 10:30 और 2 बजे 2 कॉल्स किए गए हैं, और ये कॉल्स जिन्हें किए गए हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए। यादव जी, आप भी देखिए। उठाओ इसे, तब तक हम प्राजक्ता से बात करते हैं। ठीक है साहब। खाना लाए हैं? प्राजक्ता की माँ तेजस्विनी ने मुझे फ़ोन किया था कि अजिंक्य ने कन्फेस किया है कि नीलेश उसका बेटा है, और मुझे पता था कि मीनल रोहिणी के घर में रुकी हुई है। मैं मीनल और अजिंक्य से सिर्फ ये कंफर्म करना चाहता था कि नीलेश अजिंक्य का बेटा है या नहीं, और इस सिलसिले में मीनल और रोहिणी ने आपको जो कुछ बताया है वो सच है, लेकिन ये सच नहीं है कि मैंने अजिंक्य को मारा है। को 11:05 पर जब तुम अजिंक्य के रूम में गए तो वहां क्या देखा? मैं जैसे रूम के अंदर गया तो मैंने देखा कि वो अजिंक्य, उठो। जाओ। अजिंक्य उठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उठो, जाओ। अजिंक्य। उस रात मैं अजिंक्य के घर से अपने घर लौटा तो मैंने देखा कि मैं अपना अस्थमा का पंप अजिंक्य के घर में ही भूल गया हूँ। तो मैं इसे लेने के लिए रात को करीब 12:30 बजे उसके घर गया। तब मैंने सोचा कि मैं पीछे के दरवाजे से एकनाथ से मंगा लूंगा, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और प्राजक्ता अपनी माँ के साथ बाहर आई। तभी अचानक पीछे से किसी ने मेरे सर पे वार किया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। हम नीचे थे, जैसे मैडम का गाड़ी में इंतजार कर रहे थे, तभी आदित्य उन पर किसी बात को लेकर चिल्ला रहा था। हमें लगा साहब कि वो उनको नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए हम पीछे से गए और उन पर हमला कर दिया साहब। उनको वहीं बंधक बना के रखा साहब। हमने ये अपनी मर्जी से नहीं किया साहब। किसकी मर्जी से किया? तो 6 तारीख की रात को आप अजिंक्य के यहाँ गई थी, है ना? गई थी। मेरी बेटी दुखी थी और उसे सहारा देने के लिए मैं गई। मीनल अजिंक्य पर दबाव बना रही थी कि वो नीलेश को अपना वारिस बना दे, वरना वो सबको सच बता देगी। प्राजक्ता की तो खुद की औलाद ही नहीं थी। शादी के बाद उस कमरे ने उसे एक बार भी हाथ नहीं लगाया। प्राजक्ता समझ चुकी थी कि अजिंक्य से उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। आप वहाँ कितने बजे पहुँचे? करीब 10:30 बजे। और वापस कितने बजे लौटे? 12:30 बजे। हाँ, इसका मतलब
प्राजक्ता ने 10:30 बजे और 12:30 बजे सीसीटीवी कैमरा ऑफ कर दिया ताकि बाद में किसी को भी पता ना चले कि आप वहाँ गई थी। 12:30 बजे जब मैं वहाँ से निकली, घबरा मत, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि ये सब हमने किया है। और वैसे भी इस सारी प्रॉपर्टी पर तुम्हारा ही हक है। उस अजिंक्य को तो मरना ही था, नहीं तो वो मीनल और उसका पिल्ला सब कुछ हत्या लेते। अच्छा, तुम लोगों ने अजिंक्य को मार दिया, वो भी जायदाद के लिए? लेकिन ये जायदाद तुम लोगों को मिलेगी नहीं। मैं पुलिस को सब कुछ बताऊंगा। मैंने संतोष को कहा था कि उसे कुछ दिन के लिए बंधक बना के रखे। उसके बाद मैं उस पर मंत्र फूंकने वाली थी, उससे उसकी याददाश्त चली जाती और वो सब कुछ भूल जाता। मैं बताता हूं 6 तारीख की रात को एग्जैक्टली क्या हुआ था। अजिंक्य के खाना खाने और सो जाने के बाद तुम अपने रूम में गई, वहां से रोते रोते अपनी मम्मी को फोन किया, उन्हें अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उन्होंने आपको सलाह दी अजिंक्य को मार दो और उसमें वो तुम्हारी हेल्प करेगी। फिर अपने प्लान के मुताबिक तुम्हारी मम्मी ने आदित्य को फोन किया, उसे भड़काया और उसे अजिंक्य के घर आने को कहा और उसमें अपना फोन वो अपने घर पे ही छोड़ दिया ताकि हम लोकेशन ट्रेस ही ना कर पाए। आपकी लैंडलाइन के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक रात को आपकी मदर के ड्राइवर संतोष को कॉल किया गया था। 10:30 बजे जब वो तुम्हारे घर पहुंची तो तुमने वहां सीसीटीवी ऑफ कर दिया ताकि बाद में भी किसी को पता ना चले। उसके बाद तुम माँ बेटी तुम्हारे रूम में चले गए। उसके बाद आदित्य वहां पहुंचा, तुमने देखा उसने वहां झगड़ा किया। तुम लोगों ने सोचा कि इस झगड़े का फायदा उठाया जाए और जब आदित्य अजिंक्य के कमरे से बाहर निकल रहा था उसके बाद तुम दोनों माँ बेटी उसके रूम में गए और तुमने अजिंक्य को गला दबाकर मारने की कोशिश की, जिस कोशिश में उसकी गर्दन की स्किन तुम्हारी नाखूनों में आ गई। तो फिर भी नहीं मरा तो तुमने तकिए से उसका दम घोट दिया। वो बेचारा विरोध भी नहीं कर पाया क्योंकि वो शराब के नशे में धुत था। उसके बाद तुम अपनी माँ को लेकर फिर अपने रूम में आ गई, आराम से लाइट्स ऑफ की, म्यूजिक चला दिया ताकि यही लगे कि तुम आराम से सो रही हो। उसके बाद तुम लोगों ने सबके जाने का वेट किया और 12:30 बजे तुमने वापस सीसीटीवी ऑफ किया और अपनी माँ को बाहर छोड़ने आई। तभी आदित्य वहां पहुंच गया और तुम यहां। यही सच है ना? लालच और नफरत अगर आसपास हैं मतलब ये जुर्म की दस्तक है। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे किसी नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं